अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर के एंग्लो सैक्सन एज के एमसीक्यूज कवर करवाने वाला हूँ। दे आर 58 एमसीक्यूज, एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे और इन एमसीक्यूज को हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेबल अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट हमें लगा तो वो भी ओवरराइड करके इस एज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो अंडरस्टैंडिंग बेस पूरा इस एज के ऊपर बनाया भी हुआ है, जिसमें आप लोगों को पूरी की पूरी एज मैंने कवर करवाई हुई है। सो वो भी देख लें और ये एमसीक्यूज भी देख लें तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी एज फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। सो डियर व्यूअर्स, आइए स्टार्ट लेते हैं। सो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, हु वर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के पहले जो वहाँ के रिहायशी थे, इनहेबिटेंट्स थे, सबसे पहले जो ओरिजिनल थे वहाँ के, जिन्हें हम लोग इंडिजिनस पीपल भी कहते हैं, वो कौन थे? वो रोमन्स थे, केल्ट्स थे, सैक्सन थे या वाइकिंग्स थे? वो थे हमारे पास केल्ट्स पीपल। So the correct option is Celts, B. टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज, इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। केल्स पे आके ये हमला करते हैं। एंग्लो सैक्सन मीन 3 जर्मेनिक ट्राइब्स, तो वो यहाँ पे सेटल डाउन होते, तो इस एज को हम क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन एज। और उनका जो स्टार्ट होता है वो कौन सी टाइमलाइन है? कब से ये एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, कब से स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट फ्रॉम 450 एंड इट एंड्स इन 1066 एनो डोमिनी, डियर व्यूअर्स। Nextly, we are having which Germanic tribes came to England in the middle of 5th century? Middle of 5th century mean 450 एनो डोमिनी में यहाँ पे ये अटैक करते हैं जर्मेनिक ट्राइब्स, और ये यहाँ पे एंग्लो सैक्सन एज का इफ्तिताह करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। सो मीन ये 5th सेंचुरी का मिड ही हो गया 450 एनो डोमिनी में। तो वो कौन से ट्राइब्स थे जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे परमानेंटली सेटल डाउन होते हैं और यहाँ पे अपनी सल्तनत कायम करते हैं? आइदर दे वर रोमन्स, ग्रीक्स एंड वाइकिंग्स, और एंगल, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, डेन्स, नॉर्मन्स एंड फ्रेंक्स, और केल्ट्स, स्कॉट्स एंड आयरिश। Dear viewers, they were these three tribes named as option number B, Angles, Saxons and Jutes. फोर्थ क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डिड एंग्लो सैक्सन्स स्पीक? उनकी जुबान कौन सी थी? वो कौन सी लैंग्वेज में स्पीक करते थे? तो वो लैटिन स्पीक नहीं करते थे, फ्रेंच भी स्पीक नहीं करते थे। दे वर द फर्स्ट इंग्लिश स्पीकर्स, डियर व्यूअर्स। सो देयर इंग्लिश इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश। नेक्स्टली वी आर हैविंग, विच अल्फाबेट डिड एंग्लो सैक्सन्स इनिशियली यूज? वो कौन से अल्फाबेट्स यूज करते थे? मतलब आप कह सकते हो ओल्ड इंग्लिश में इस तरह के अल्फाबेट्स थे जो कि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी और वो किसी और लैंग्वेज से मैच नहीं करते थे। उनकी अपनी लैंग्वेज के कुछ अल्फाबेट्स थे, उनकी अपनी एक रिकग्निशन थी। वो रोमन अल्फाबेट्स इस्तेमाल नहीं करते थे, इंग्लिश अल्फाबेट्स भी नहीं थे। वो वैसे वो थे जर्मनी, एक हिसाब से जर्मेनिक ट्राइब्स, और वो स्वीडन एंड डेनमार्क के कोस्टल एरिया से आए थे, तो उनकी अपनी लैंग्वेज थी। वो एक हिसाब से उनका एक अपना अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर था जो कि वो यूज करते थे। ना ही ग्रीक, ना ही रोमन, ना ही इंग्लिश अल्फाबेट्स थे, वो थे र्यूनिक अल्फाबेट्स। वो थोड़े से लैटिन से मैच करते थे। एंड देन वी आर हैविंग, पोएट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन वाज पास्ड डाउन थ्रू, मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो अपनी पोइट्री कैसे ट्रांसफर करते थे, कम्युनिकेट करते थे? राइटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा उस टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं था, और इसके अलावा प्रिंटिंग तो थी ही नहीं। इट इज इन्वेंटेड इन 1453 इन जर्मनी बाय जोहान्स गटनबर्ग, एंड देन इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1476। तो इस टाइम पे एंग्लो सैक्सन पीरियड हमारे पास है 450 एनो डोमिनी टू 1066 एनो डोमिनी। सो डेफिनेटली वी कैन क्लेम दैट देयर वाज नो प्रिंटिंग एट ऑल। सो हमारे पास पहले आपने निगेट कर दिया कि राइटिंग बिल्कुल थी नहीं उस टाइम, और प्रिंटिंग प्रेस तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था, प्रिंटर्स वगैरह, और बुक्स इतने ज़्यादा मॉडिफाइड तरीके से लिखे नहीं जाते थे। सो हमारे पास बचता है oral tradition is the correct option. They pass down their poetry through their oral communication from one generation to another generation. Nextly we are having, one of the principal functions of Anglo-Saxon poets was to, मतलब इस टाइम के जो शायर थे उनका मेन मकसद, जो प्रिंसिपल मोटो था, वो क्या था? वो क्या किस तरह के जो है चीजें लिखते थे? दे यूज टू राइट नॉवेल्स और रिसाइट सॉन्ग्स एंड टेल्स और टीच ग्रामर और ट्रांसलेट बुक्स। बुक्स की भी बहुत सारी ट्रांसलेशन हुई है, मतलब लैटिन से इनटू इंग्लिश। क्रॉनिकल्स जो है अल्फ्रेड ने ट्रांसलेट करवाए थे, लेकिन ग्रामर भी इस टाइम में नहीं पढ़ाया गया था, ट्रांसलेशन भी सब के सब पोइट्स वो नहीं करते थे, और ना ही इस टाइम में नॉवेल्स लिखे गए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बच जाता है रिसाइट सॉन्ग्स एंड टेल्स। वो टेल्स और सॉन्ग्स को रिसाइट करते थे, जैसे कि कैडमन्स के हिम्स हैं, वो भी सॉन्ग्स हैं इन द प्रेज ऑफ गॉड।
वो भी रिलीजियस सॉन्ग्स हैं। और इसी तरह जो एपिक्स होती थी वो भी ओरली बताई जाती थी। तो उनको क्या करते थे, टेल्स और हीरोइक क्वालिटीज को पोइटिक अंदाज में गाते थे ये लोग। देन वी आर हैविंग पेगन लिटरेचर बिलीव्स इन, आप लोगों को बताया था कि क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस होने से पहले, क्रिश्चियनिटी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 597 में। 597 में इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई। इससे पहले ये जो है इटली में प्रिवेलेंट थी, बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में प्रिवेलेंट थी, लेकिन इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस होती है 597 में। जब 596 में यहाँ पे सेंट अगस्टाइन आता है, हु वाज सेंट बाय सेंट द ग्रेगोरी द ग्रेट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। 597 में जब ये यहाँ पे आता है तो 596 में जब ये आता है, और ये 597 में यहाँ का जो किंग होता है, फेमस किंग, किंग एथलबर्ट, हुज वाइफ वाज अ फ्रैंकिश क्रिश्चियन नेम्ड एज बर्था, वो ये जो आपका सेंट अगस्टाइन है, अगस्टाइन की और एथलबर्ट की, जो उसका हस्बैंड था, किंग था, उनकी मीटिंग सेट कराती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि जो है सेंट अगस्टाइन को क्या होगा, उसको फ्रीडम दिया जाएगा कि वो क्रिश्चियनिटी प्रीच करे। और अगले साल 96 में तो ये वेलकम किया जाता है, मीटिंग वगैरह होती है। 97 में जो है ये जो किंग एथलबर्ट था, किंग एथलबर्ट himself actually is baptized और converts into Christianity। और ये 97 में ही 25 दिसंबर को, जो कि क्रिसमस डे होता है, इनका हॉलीडे होता है, उसी डे को, जिस दिन कायदे आजम भी पैदा हुआ था, इसी डे पे यही किंग एथलबर्ट भी कन्वर्ट होता है किसमें, क्रिश्चियनिटी में। और इसी साल इसी टाइम यही किंग एथलबर्ट जो है अगस्टाइन को इजाज़त देता है कि आप जो है यहाँ पे कोई चर्च भी इस्टेब्लिश करें, और पहला चर्च वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है, नेम्ड एज कैंटरबरी। कैंटरबरी के बारे में हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस में बहुत सारी डिस्कशन की है डियर व्यूअर्स। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, लिटरेरी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगला एमसीक्यूज, सॉरी यही एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, पेगन लिटरेचर बिलीव्स इन। पेगन लिटरेचर क्रिश्चियनिटी से पहले यहाँ पे थी। और पेगनिज्म था क्या, पेगनिज्म एक ऐसा बिलीफ था जो कि नेचर में बिलीव रखते थे, ह्यूज ट्रीज में, और आप कह दें ह्यूज माउंटेन्स में, और सन में, थंडर्स में, मतलब जो जाइगेंटिक एंटिटीज थी नेचर की, ये समझते थे यही डाइटीज हैं, यही खुदा हैं, तो उनको ये पूछते थे। और दे वर वेरी मच एसोसिएटेड विद नेचर। सो पेगनिज्म जो लिटरेचर होती थी वो किस चीज के बारे में ज्यादातर रिफ्लेक्शन देती थी, नेचर के बारे में डियर व्यूअर्स। अगला हमारे पास स्टोरी टेलर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश हु वर एक्चुअली पोइट्स वर कॉल्ड। उस टाइम के जो पोइट्स होते थे ना, स्टोरीज बताते थे ओरली, जैसे कि उस टाइम का ये कॉमन ट्रेडिशन था, तो उस दौर के पोइट्स को एक टाइटल, एक नाम से पुकारा जाता था, जाना जाता था, वो थे स्कोप्स डियर व्यूअर्स, उनको स्कोप कहा जाता था। देन बेवुल्फ इज द ओनली इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग पीस ऑफ ड्रामा, नॉवेल, एंग्लो सैक्सन एपिक और ऐसे। ऐसे तो उस टाइम थे भी नहीं, ड्रामाज भी नहीं थे, नॉवेल्स भी नहीं थे, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है एंग्लो सैक्सन एपिक है। और एपिक क्या है डियर व्यूअर्स, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम which talks about the heroic qualities of any person। सो बेवुल्फ के ऊपर ही ये जो है उसकी हीरोइक क्वालिटीज की डिपिक्शन कर रही होती है पूरी की पूरी पोएम, तो इस वजह से इसको हम एपिक कंसीडर करते हैं। देन वी आर हैविंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम्स, बेवुल्फ वाज रिटन बाय, ये लिखा किसने था भाई, ओल्डेस्ट एपिक है, और ये इंग्लैंड की नेशनल एपिक भी कंसीडर की जाती है, मतलब है, कंसीडर क्या की जाती है नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। तो ये किसने लिखी थी, चौसर उस टाइम था नहीं, ये एंग्लो नॉर्मन से बिलोंग करता है। मिल्टन जो है ये आपका प्योरिटन एज से या लेट रेनेसेंस से बिलोंग करता है। तो हमारे पास बीड बच जाता है। बीड ने जो है वो मशहूर है अपने हिस्टोरिकल वर्क की वजह से, उसने ये एपिक नहीं लिखी थी, तो हमारे पास बचता है एनोनिमस ऑप्शन। एनोनिमस क्या है, एनोनिमस कोई राइटर नहीं था, पोइट नहीं था। एनोनिमस वर्ड रेफर्स टू अननोन, मीन नोबडी नोज हु हैज रिटन बेवुल्फ। सो उसका राइटर जो है वो अननोन है, किसी को पता नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे इट वाज रिटन एनोनिमसली। देन वी आर हैविंग डियर व्यूअर्स, बेवुल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अ किंग एंड क्वीन, ये किंग और क्वीन के बारे में, अ मॉन्स्टर एंड अ किंग, और अ हीरो एंड अ क्वीन, और अ नाइट एंड अ ड्रैगन। ड्रैगन तो इसमें होती है, नाइट भी इसमें होता है। सॉरी, बेवुल्फ जो है हीरो एक लेजेंडरी पर्सनालिटी है, लेकिन ये नाइट नहीं होता है। डियर व्यूअर्स, अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, किंग एंड क्वीन तो था नहीं, और ड्रैगन और नाइट के बारे में भी हम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हीरो एंड अ क्वीन, क्वीन के बारे में है ही नहीं, लिहाजा इट वाज अबाउट अ मॉन्स्टर एंड अ किंग। मॉन्स्टर कौन सा था,
ग्रेंडल। ग्रेंडल जो है इस बेवुल्फ में एक मॉन्स्टर था जो कि किंग को तंग करता रहता था, और किंग का नाम वगैरह हम आगे डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। और डियर व्यूअर्स, मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको इस वीडियो से लग रहा है कि आप लोगों की एक माइंड मैपिंग हो रही है, आप लोगों को एजेस सही से समझ आ रहे हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी हिट करें, और हो सके तो इस चैनल को शेयर भी करें डियर व्यूअर्स अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठाएं इस चीज़ों से। नेक्स्टली वी आर हैविंग व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग हॉल इन बेवुल्फ। जो किंग था ना उस हॉल, वो जो बेवुल्फ में, उसका नाम तो मैं आगे आगे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। दैट इज हेरोथगर। हेरोथगर का जो हॉल था, जो पैलेस था, वहाँ पे सेलिब्रेशंस करते थे। उस सेलिब्रेशन से जो मॉन्स्टर था ग्रेंडल, उसकी नींद खराब होती थी, हराम होती थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके फिर उनको तंग करना शुरू करता है, पब्लिक को और बादशाह को भी। सो उसका जो हाल था जहाँ पे अक्सर सेलिब्रेशंस होती थी, उस हाल का नाम था हेरोट। हियोरट भी आप सब प्रोनाउंस कर सकते हो और हीरट भी कह सकते हो। जस्ट रिमूव दिस ओ एंड देन से हिरोट। सो डियर व्यूअर्स, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, हिरोट स्टार्ट्स विद एच एंड हिरोथगर आल्सो स्टार्ट्स विद एच। सो इसका किंग का नाम भी हिरोथगर था और उसके पैलेस का नाम भी हेरोट था। देन वी आर हैविंग हाउ मेनी एलिटरेटिव लाइन्स डज बेवुल्फ हैव। और ये कितनी लाइनों पे लॉन्ग नैरेटिव एपिक जो है कंटेन करती है। दैट इज 3182 लाइन्स। एलिटरेटिव लाइन्स डियर व्यूअर्स, ये हाईली एलिट्रेशन का यूज करते थे। विच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन्स द एपिक पोएम बेवुल्फ। इन चार जो हमारे पास, ये तो सॉरी वेटिकन कोडेक्स नहीं होना चाहिए। हमारे पास चार फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट थे इस एज से। एक है एग्जेटर बुक, दूसरा नोवेल कोडेक्स, तीसरा जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, और इसके अलावा एक है वर्सेलीज बुक। हमारे पास चार जो है फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इस एज से बिलोंग करने वाले। तो उनमें से इन चार मैन्यूस्क्रिप्ट्स में से बेवुल्फ जो एपिक है वो किस मैन्यूस्क्रिप्ट में पाई गई या सरवाइव करती है, वो है आपका नोवेल कोडेक्स डियर व्यूअर्स। अगला है हमारे पास हु रोट पैराफ्रेजेस। पैराफ्रेजेस भी एक रिलीजियस यू कैन से वर्क है, प्रोड्यूस किया गया था। तो रिलीजियस वर्क जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते थे इस एज में, हमारे पास एक कैडमन था, दूसरा केनेवुल्फ था डियर व्यूअर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैडमन। कैडमन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, अगले एमसीक्यूज में इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन हो जाएगी डियर व्यूअर्स। सो हु इज नोन एज एंग्लो सैक्सन मिल्टन। ये एमसीक्यूज आ गया हमारे पास। एंग्लो सैक्सन मिल्टन किसको कहा जाता है? और पता है एमसीक्यूज में जो एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो अभी, वैसे लिटरेचर को ऐसे पढ़ना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है फील्ड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो एंग्लो सैक्सन मिल्टन इस तरह के एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं कि भाई रेनेस मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस कौन था, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कौन था, इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं। और मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन कौन किसको कंसीडर किया जाता है। सो इस तरह के एमसीक्यूज ज्यादातर टारगेटेड होते हैं डियर व्यूअर्स। सो हु वाज नोन एज एंग्लो सैक्सन मिल्टन? इट वाज अगेन कैडमन डियर व्यूअर्स। क्योंकि रिलीजियस वर्क्स लिखे थे, मिल्टन ने भी रिलीजियस वर्क लिखे थे, केनिवुल्फ ने भी लिखे थे, लेकिन इसको जो है मिल्टन के साथ एसोसिएट किया जाता है। हु ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी किसने लाई थी? आप लोगों को पहले भी पता है, वो था सेंट अगस्टाइन कमिंग फ्रॉम इटली, रोम, सेंट बाय ग्रेगोरी द ग्रेट। ही वाज आल्सो अ पोप डियर व्यूअर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then we are having who wrote ecclesiastical history of English people। English लोगों की रिलीजियस हिस्ट्री, इक्लेसियस्टिकल कहते हैं रिलीजियस हिस्ट्री को। रिलीजियस हिस्ट्री मतलब रिलीजियस पोइट्स जो इस एज से बिलोंग करने वाले हैं उनके बारे में भी लिखा गया है। इस एज के रिलीजियस स्क्रिप्ट्स के बारे में लिखा गया है, इस एज के रिलीजियस चर्च के बारे में लिखा गया है, क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा गया है। इस पूरी की पूरी जो है हिस्टोरिकल वर्क में ये किसने लिखा था? ये मास्टरपीस है इस एज का, एंग्लो सैक्सन एज का, और ये लिखा था बीड द वेनेरेबल। इसको द वेनेरेबल का टाइटल भी दिया जाता है क्योंकि ये स्कॉलरली बंदा था, बड़ा लिटरेट बंदा था, जिसकी वजह से इसको ये टाइटल भी दिया गया था डियर व्यूअर्स। और ये लिखी कब गई थी? ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। दैट वाज रिटन इन 731 एनो डोमिनी डियर व्यूअर्स। अगला है हमारे पास बीड रोट एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री इन। कौन सी लैंग्वेज में उसने लिखा था? रिलीजियस वर्क्स अक्सर जो है ना मोस्टली किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे इस टाइम पीरियड में? लेटर ऑन इंग्लिश हेल्ड द इन्फ्लुएंस और इट एक्चुअली टुक द ग्राउंड। लेकिन इससे पहले जो है सबसे ज्यादा जो रिलीजियस वर्क्स होते थे, रिलीजियस लैंग्वेज होती थी, वो लैटिन लैंग्वेज होती थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अवर लैटिन। सो ही रोट इन लैटिन डियर व्यूअर्स।
Then we are having who is called the father of English learning, और father of English learning किसको कहेंगे? द वेनरेबल को जो है टाइटल जो बीड को दिया गया, द वेनरेबल स्कॉलरली पर्सन था, और ये पहला बंदा था इतना लिटरेट, इतना जो है स्कॉलरली पर्सन था, तो हम कह सकते हैं कि ये टाइटल भी उसको दिया गया है, तो ये फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी तो उसी को ही कहा जाएगा, क्योंकि पहला बंदा इतना लर्नड पर्सन था और इतना एजुकेटेड पर्सन था। सो दैट इज बीड द वेनरेबल, डियर व्यूअर्स। हु ट्रांसलेटेड बीड्स हिस्ट्री इनटू इंग्लिश, और इसकी हिस्ट्री ऑफ जो इसने लिखी थी लैटिन में, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट करवाया था? डियर व्यूअर्स, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने, जो कि इस एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देन वी आर हैविंग विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट डिड किंग अल्फ्रेड क्रिएट, और उसने जो है कौन सा जो है लिटरेरी जो डॉक्यूमेंट था क्रिएट किया था किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने? ही वॉज नॉट फेमस फॉर मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1215 में जो है साइन होता है, या एक हिसाब से चार्टर होता है। ये इंग्लैंड में जो वहाँ के जो रिच पर्सन्स होते हैं वो फोर्स करते हैं किंग जॉन को कि भाई टैक्सेस वगैरह कम करो, और उसकी एब्सोल्यूट पावर जो थी उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, उसको एब्सोल्यूटिज्म को थोड़ा सा कमी लाने के लिए वहाँ के जो रिचली पर्सन्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं इंग्लैंड के, वो किंग जॉन को फोर्स करते हैं कि आपने जो है ये चार्टर, मैग्ना कार्टा चार्टर, ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर भी कंसीडर किया जाता है। इट वाज फंक्शनिंग लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। सो ये पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क प्रोड्यूस हुआ था, जो कि ये तो यहाँ पे एमसीक्यूज करेक्ट नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल और डूम्सडे बुक या बाइबल के लिहाज से भी ये मशहूर नहीं था, सो लिहाजा ये तो किंग बीड द वेनरेबल इसके लिहाज से मशहूर था। डोम्सडे बुक जो रिफर करते हैं वो है आपका विलियम, जो कि एंग्लो नॉर्मन एज का फाउंडर है, विलियम द कन्क्वेरर जिसे कहते हैं, उसने जो है ये डोम्सडे बुक जो है राइट किया था, जिसमें उसने सर्वे कंडक्ट किया था तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट करने के लिए, जांचने के लिए, ताकि वो टैक्सेस इंपोज कर सके। सो इट इज कंसर्न्ड विद विलियम द कन्क्वेरर। सो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। देन वी आर हैविंग व्हाट वाज किंग अल्फ्रेड्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। उसने क्या किया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? स्कूल्स बनवाए थे। स्कूल बनाने से तालीम इतनी प्रमोट नहीं होती जितनी की फंक्शनल होनी चाहिए। स्कूल्स तो हर जगह पे हैं। By the way, his major contribution was to translate Latin text into Old English. इसने ट्रांसलेशंस बहुत ज़्यादा कराई थी ताकि आम जनता, वहाँ के जो लोग थे वो तो ओल्ड इंग्लिश समझते थे, लेटिन उनको नहीं आती थी। ये तो सिर्फ रिलीजियस जो कुछ लोग थे या क्लर्जी थे उनको सिर्फ ये समझ आती थी लेटिन लैंग्वेज। सो चर्च वालों को समझ आती थी, आम लोगों को नहीं आती थी, तो लिहाजा इसने जब ट्रांसलेट करवाया तो आम लोग भी रिलीजियस नॉलेज को समझने लगे। Then we are having which kingdom did King Alfred rule? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे हेप्टार्की इस्टेब्लिश की गई थी पिछले वीडियो में, जब मैं इसके पूरी एज को मैंने डिस्कस किया था। हेप्टार्की, हेप्टा कहते हैं 7 को, आर्की कहते हैं मोनार्की को या रूल को। सो यहाँ पे 7 किंगडम्स एस्टेब्लिश किए गए थे। इन 7 किंगडम्स में से जो हमने एक एक्रोनिम भी बनाया था डियर व्यूअर्स, NEWS, न्यूज, KEM, केम, न्यूज केम, N for Northumbria, E for Essex, W for Wessex, S for Sussex, K for Kent, E for East Anglia and M for Mercia. So इन 7 kingdoms में से अल्फ्रेड द ग्रेट कौन सी किंगडम से बिलोंग करता था? He belonged to Wessex kingdom. It was one of the most influential kingdoms out of these 7 kingdoms as well. Then what event marks the end of ओल्ड इंग्लिश पीरियड? ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब खत्म होता है? जब यहाँ पे नॉर्मन्स आके कन्क्वेस्ट करते हैं, विलियम द कन्क्वेरर आके 1066 में जो है हमला करके खत्म करता है इसको, और ये जो है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद एंग्लो सैक्सन एज खत्म हो जाता है और एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सा इवेंट इसको एंड करता है? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, फॉट बिटवीन हेरोल्ड गॉडविनसन एंड विलियम द कन्क्वेरर। When was the Battle of Hastings fought? ये कब लड़ी गई? 1066 एनो डोमिनी में, राइट हियर। एंड देन बैटल ऑफ हेस्टिंग्स वाज फॉट बिटवीन, किन के दरमियान थी? एक लास्ट किंग था एंग्लो सैक्सन का, हेरोल्ड गॉडविनसन, और दूसरा विलियम द कन्क्वेरर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डियर व्यूअर्स। Then we are having who was the last Anglo-Saxon king of England, और लास्ट कौन था? वही यही हमारे पास क्लियर है, हेरोल्ड गॉडविनसन डियर व्यूअर्स। हेप्टार्की refers to 7 churches, 7 kings ruling together, या 7 dynasties, या 7 kingdoms? It refers to 7 kingdoms dear viewers. Then which of the following was not
पार्ट ऑफ द एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की। ये एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की में मैंने आप लोगों को न्यूज़ कैम बताया, न्यूज़ कैम, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इसमें कौन कौन से किंगडम्स हैं। तो इनमें मैंने आप लोगों को कौन कौन से बताया, मर्सिया भी बताया, नॉर्थम्ब्रिया भी बताया, वेसेक्स भी बताया, नॉर्मंडी नहीं बताया, ये कि फ्रांस से बिलोंग करता था जहां से एंग्लो नॉर्मन्स आए थे। सो ये वहां की प्रिंसिपलिटी थी। So correct option is, you can say, Normandy. Normandy was not part of heptarchy. Which kingdom played the most important role under Alfred the Great? उसका जो kingdom था, सॉरी यहाँ पे विजिबल नहीं है, so जो अल्फ्रेड की kingdom थी वो कौन सी थी डियर व्यूअर्स? वो थी वेसेक्स। so इसने बहुत ही important रोल प्ले किया था किसमें? ड्यूरिंग एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड डियर व्यूअर्स। Thence we are having Alfred the Great belonged to the kingdom of, ये भी क्लियर है, हमने डिस्कस कर लिया बेसिक से। द ट्रीटी बिटवीन अल्फ्रेड एंड द वाइकिंग लीडर गुथरूम इज कॉल्ड। ये जो गुथरूम था ये था कौन? ये वाइकिंग लीडर था डियर व्यूअर्स। वो यहाँ पे आके अटैक करता है और इसको अल्फ्रेड द ग्रेट डिफीट करता है एंड एंग्लो सैक्सन्स स्टैंड विक्टोरियस डियर व्यूअर्स। और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी किया जाता है और एक ट्रीटी भी बनाई जाती है। सो इन दोनों के दरमियान जो ट्रीटी बनती है उस वार को जीतने की वजह से, वो ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ वेडमोर डियर व्यूअर्स। और ये कब बनती है वो भी अगले आपके स्लाइड में इसका आंसर मिल जाएगा डियर व्यूअर्स। सो दैट रीजन कंट्रोल्ड बाय वाइकिंग्स आफ्टर द ट्रीटी वाज कॉल्ड। क्या हुआ? इन दोनों ने ये ट्रीटी जो है एस्टेब्लिश की थी, गुथरूम जो कि वाइकिंग लीडर था और ये एंग्लो सैक्सन का किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, कि भाई आइंदा वाइकिंग्स यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। तो उनको कुछ वहाँ के लैंड एरियाज दिए गए कि यहाँ पे आप लोग सेटल हो जाएं, बाकी आइंदा अटैक्स ना करें। सो इस जो लॉ को या इस ट्रीटी की वजह से उनको जो एरियाज दिए गए जो वाइकिंग्स के कंट्रोल में आ गए, इसको कहते हैं डेन लॉ। डेन लॉ डियर व्यूअर्स। सो डियर व्यूअर्स, वो कौन सी बैटल थी जिसमें एंग्लो सैक्सन का किंग अल्फ्रेड द ग्रेट गुथरूम को, वाइकिंग लीडर को डिफीट करता है? उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ एडिंगटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी डियर व्यूअर्स। So in this battle he was defeated and thence a treaty of Wedmore is established in 878 इसी साल में। और अगले साल चल के गुथरूम बैप्टाइज होके क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट होता है डियर व्यूअर्स। अगला हमारा एमसीक्यूज है, द वाइकिंग लीडर डिफीटेड बाय अल्फ्रेड वाज। ये तो डिस्कस करते आ रहे हैं, गुथरूम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंग्लो सैक्सन एलिजी? एंग्लो सैक्सन एलिजी, इनमें से एंग्लो सैक्सन एलिजी कौन सी थी? कैंटरबरी टेल्स तो नहीं थे, ये तो स्टोरीज थे डियर व्यूअर्स। पैराडाइज लॉस्ट ये भी एलिजी है, लेकिन ये एंग्लो सैक्सन से बिलोंग नहीं करती है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो बचता है वो है वांडरर। एलिजी किसे कहते हैं डियर व्यूअर्स? वैसे आगे एमसीक्यूज में चले देख लेते हैं। Which poem describes the loneliness of an exile? इन पॉइम्स में से कौन सी पॉइम्स है कि किसी बंदे को जिसको अपने मुल्क से दरबदर किया गया, मुल्क बदर किया गया, निकाला गया, धकेला गया, तो उस एग्जाइल को, उस लोनलीनेस को डिस्कस करने वाली पोएम इनमें से कौन सी है डियर व्यूअर्स? वो द सीफेयर है, द वाइफ्स लेमेंट है, द वांडरर है, ऑल ऑफ दीज है? ऑल ऑफ दीज नहीं है डियर व्यूअर्स, वांडरर है। जिसको एग्जाइल किया गया वो तो भटकेगा, और भटकने वाले इंसान को जो भटकता रहता है उसको क्या कहते हैं? वांडरर कहते हैं। सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट द लोनलीनेस ऑफ एन एग्जाइल, दैट पर्सन जस्ट रिग्रेट्स अबाउट हिज एग्जाइल। Which poem is a dream vision of Christ's crucifixion? ये आप लोगों को क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन, ये आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस भी किया था। वो कौन सी पोएम थी? वो था ड्रीम ऑफ द रूट, जिसमें जो स्लेब होता है, क्रॉस जो होता है, वो पूरे का पूरा जो है डिस्कस कर रहा होता है होली क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के बारे में। सो ये ड्रीम, इसको जो है विजन कहा जाता है, और इसमें जो बोलने वाला है वो एक स्लेब है, वो बोल रहा होता है डियर व्यूअर्स। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच पोएम डील्स विद सी जर्नी एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन? सी जर्नी के ऊपर कौन सी पोएम है इस दौर की, और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन जिसमें स्पिरिचुअलिटी को भी ज्यादा रिफ्लेक्ट किया जाता है? आइदर दैट इज विटसिथ, ड्योर, द सीफेयर और जूडिथ। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो सी का वर्ड इसमें आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली इज द सीफेयर। विच पोएम इज अबाउट आ स्कोप टेलिंग स्टोरीज ऑफ हीरोज? इनमें से, इन तीनों में से वो कौन सी पोएम है जिसमें जो पोइट होता था, और इस एज के पोइट को क्या कहते थे? स्कोप कहते थे, एंग्लो सैक्सन एज के। सो वो जो है हीरोज की स्टोरीज को डिस्कस करता है। कौन सी पोएम में डियर व्यूअर्स? जेनेसिस में, एक्सोडस में? ये तो दोनों बाइबल की क्या हैं? बुक्स हैं, बाइबल की बुक्स हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचता है विटसिथ डियर व्यूअर्स।
अगला हमारे पास एमसीक्यू है, हु इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोइट, पहला पहला इंग्लिश नॉन पोइट, ये सवाल बनता भी है। ये हमारा कैडमन है डियर व्यूअर्स। ये बिलोंग करता है आपका 7th सेंचुरी से, 7th सेंचुरी से बिलोंग करता है। बाकी जो बीट था वो 7th एंड 8th सेंचुरी से, और केनीवुल्फ जो था वो 8th सेंचुरी से डियर व्यूअर्स। सो पहला इंग्लिश नॉन पोइट हमारे पास है कैडमन डियर व्यूअर्स। हु रोट, इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज कवर किए। इसको जो है मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है, फर्स्ट पोइट ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है इसको। और इसके नाम से एक स्क्रिप्ट भी मशहूर है हमारे पास, जो 4 स्क्रिप्ट है ना। एक हमारे पास वर्सेलीज बुक है, दूसरा हमारे पास नोबेल कोडेक्स है, तीसरा द एग्जिटर बुक है, और चौथा हमारे पास जूनियस मेन्यूस्क्रिप्ट। जूनियस मेन्यूस्क्रिप्ट को कैडमन्स मेन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसके काम ज्यादा पब्लिश हुए हैं जूनियस मेन्यूस्क्रिप्ट में डियर व्यूअर्स। सो अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, हु रोट एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये पहले से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बीट द वेनरेबल में। अगला है हमारे पास, विच पोएट साइंड हिज पोएम्स यूजिंग र्यूनिक लेटर्स। तो ये एंग्लो सैक्सन एज वाले जो राइटर्स थे, इनकी जो लैंग्वेज थी उनको र्यूनिक लैंग्वेज भी थोड़ा सा कहते हैं, उनके अल्फ़ाबेट्स, सॉरी, र्यूनिक अल्फ़ाबेट्स कंसीडर किए जाते थे। सो उन्हीं र्यूनिक अल्फ़ाबेट्स में, जो कि लैटिन से बहुत ही ज़्यादा मैच करते थे, आगे चल के ये जो है रोमन अल्फ़ाबेट्स को अडॉप्ट करते हैं और लैटिन अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर बन के, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर बन के एक लैंग्वेज फॉर्म करते हैं। लेकिन इनकी जो अल्फ़ाबेट्स, अपने अल्फ़ाबेट्स थे जिनमें वो साइन करते थे, वो र्यूनिक अल्फ़ाबेट्स होते थे। सो पहला कौन सा इनमें से पोएट था जिसने इसी र्यूनिक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हुए साइन किए थे अपने वर्क्स? वो था डियर व्यूअर्स आपका किनेवुल्फ, सेनेवुल्फ नॉट किनेवुल्फ। हु वाज बोथ अ monk एंड अ हिस्टोरियन। हिस्टोरियन तो आपको पता है कि बीड था इस एज का मशहूर, और किंग अल्फ्रेड द ग्रेट भी लिखता है, लेकिन वो क्रॉनिकल्स लिखता है। हिस्टोरिकल वर्क जो लिखता है वो बीड लिखता है। और इसके अलावा ये मॉन्क भी था, लिखी सारी इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एंड इंग्लिश चर्च, उसने चर्च के बारे में भी लिखा है। सो रिलीजियस वर्क है ये भी एक हिसाब से, हिस्टोरियो आप कह सकते हो, हिस्ट्री प्लस रिलीजन। सो ये बीड करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री वाज। सोनेट लिखते थे, एपिक लिखते थे, बैलेड लिखते थे, या ओड। ओड तो बिल्कुल इस टाइम पे था ही नहीं, और बैलेड आके हमें एंग्लो नॉर्मन एज में ज़्यादा मिलता है, और सोनेट भी हमें आके जो है रेनेसेंस एज में बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो था वो थी एपिक, हीरोइक पोइट्री लिखी जाती थी ज़्यादातर। अ शॉर्ट सारोफुल पोएम इज कॉल्ड, जिसमें सारो हो, गम हो, दुख हो, अलम हो, परेशानी हो, कन्फ्यूजन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर कोई आपका रिलेटिव फोत हो जाए, या नियर एंड डियर वन जो आपका हो वो फोत हो जाए, उसके ऊपर स्टोरी जो आप लिखोगे, पोएम लिखोगे, उसको एलिजी कहते हैं। सो हम लोग इसका जो करेक्ट ऑप्शन करेंगे वो है एलिजी डियर व्यूअर्स। अगला हमारे पास है, पोएम्स अबाउट सेंट्स लाइव्स आर कॉल्ड। जो सेंट्स की लाइव्स के ऊपर लिखे जाएं तो वो किस तरह की पोएम्स होंगी? एपिक्स तो होंगी भी नहीं, हीरोइक पोएम्स भी होंगी भी नहीं, और ड्रामेटिक पोएम्स भी नहीं होंगे। ड्रामा तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे, तो हमारे पास बचता है करेक्ट ऑप्शन रिलीजियस पोएम्स डियर व्यूअर्स। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर वाज मेनली, ड्रामेटिक थी, ओरल थी, रिटन थी। ड्रामेटिक तो नहीं थी भाई, ड्रामास थे ही नहीं, रिटन भी नहीं थी इतनी ज्यादा। तो हमारे पास ज्यादातर जो मिलता है करेक्ट ऑप्शन वो है ओरल ट्रेडिशन था इनका डियर व्यूअर्स। अगला है हमारे पास, स्टोरीज ऑफ ब्रेव हीरोज बिलोंग टू एलिजिक पोइट्री, हीरोइक पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री, लिरिक पोइट्री। लिरिसिज्म इनके दौर में था ही नहीं, ये बेचारे राइम भी सही से इस्तेमाल नहीं करते थे। सो ये रॉन्ग हो गया। और इसके अलावा रिलीजियस पोइट्री में हीरोइक क्वालिटीज का क्या जो है जवाब बनता है? सो लिहाजा ये भी करेक्ट नहीं है। और इसमें तो सारो फुल चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो हमारे पास जो अभी हीरोज की क्वालिटीज को डिस्कस करने वाली स्टोरीज होंगी वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचता है हीरोइक पोइट्री बिहेवियर्स। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री वाज राइम, इलिट्रेशन, या रिदम ओनली। वो ज्यादातर किस चीज का इस्तेमाल करते थे? रिदम का, राइम का? राइम का तो ये इस्तेमाल नहीं करते थे, और ये रिदम भी इतनी खास नहीं होती थी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है एलिट्रेशन। ये हाईली एलिटरेटिव वर्क्स प्रोड्यूस करते थे डियर व्यूअर्स। और एलिट्रेशन आप लोगों को बताया, समझाया है पहले भी, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड। आप कह सकते हो, पहले मिसाल दी थी मैंने, जिस अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट कहते हो, उस स्टेटमेंट में जितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के स्टार्ट में एक ही साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अ डार्क, आई ड्रीम्ड अबाउट अ डार्क डंजन विच वॉज डेंजरस। सो डियर व्यूअर्स, इस स्टेटमेंट में बार बार डा साउंड की रिपीटेशन हो रही है, एंड इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड। I dreamed, da sound at the beginning.
Dark is the beginning, at the beginning of the word dark. एंड डंजन में भी हमारे पास डा साउंड एट द बिगनिंग आ रहा है. सो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ ईच वर्ड इज कंसिडर्ड टू बी एलिट्रेशन. सो ये ज्यादातर एलिट्रेटिव वर्ड्स लिखते थे. अ मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन लाइक वेल रोड फॉर सी इज कॉल्ड, ये जो है ना कंप्रेस्ड मेटाफर यूज करते थे. कंप्रेस्ड मेटाफर जैसे कि जो आप किसी चीज़ को तशबीह दे के नहीं करते, किसी की चीज़ के साथ एसोसिएट करके उनकी क्वालिटीज़ को एसोसिएट करके कोई चीज़ बात करते तो उसको मेटाफर कहते हैं. मेटाफोरिकली वो बात कर रहा होता है बंदा. सो ये कंप्रेस मेटाफर्स यूज करते थे. जैसे कि सी के लिए वेल रोड या स्वेंद रोड इसको कहते थे ये लोग. और इसी तरह जो है हमारे पास दूसरा इसका इसमें इसी एज में इस्तेमाल होने वाले जो मेटाफर्स हैं, ये बोन हाउस बॉडी को कहते थे. बोन हाउस जिस्म को बॉडी को कहते थे. और इसके अलावा ये जो स्टार्स हैं उसको ये स्काई कैंडल कहते थे. आसमान में जो कैंडल्स हैं, मोमबत्तियां हैं, तो इनको ये स्काई कैंडल कहते थे स्टार्स को. तो ये कंप्रेस मेटाफर यूज करते थे. इनको कहते हैं केनिंग्स डियर व्यूअर्स. ये फिगर ऑफ स्पीच एक हिसाब से. रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इज कॉल्ड एजोनेंस. एजोनेंस रिपीटिशन ऑफ वावेल साउंड्स को कहा जाता है. तो ये वावेल की रिपीटिशन हो गई. और हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन है वो है एलिट्रेशन डियर व्यूअर्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी है. देन वी आर हैविंग एंग्लो सैक्सन पोइट्री यूजुअली डिड नॉट यूज. ये ज्यादातर किस चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कैनिंग्स का तो इस्तेमाल करते थे, कंप्रेस मेटाफर का. एलिट्रेशन तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे. और कैसुरा भी यूज करते थे. कैसुरा कहते हैं पाजेस को डियर व्यूअर्स. जो पंक्चुएशंस वगैरह पोइट्री में इस्तेमाल होती हैं ताकि स्ट्रेस दिया जाए, किस तरह का जो है पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे यूज करना है. सो ये इसका भी इस्तेमाल करते थे लेकिन राइम का इस्तेमाल नहीं करते थे. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है राइम डियर व्यूअर्स. अ पॉज इन द मिडल ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड. किसी भी लाइन में जो हम उसको ब्रेक करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशंस का करते हैं. सो कैसुरा इज कॉल्ड अ पॉज इन द मिडल ऑफ अ लाइन. And thence we are having Anglo-Saxon literature was mostly preserved in. किन चीजों में उनको प्रिजर्व किया गया, सेव किया गया डियर व्यूअर्स? प्रिंटेड बुक्स नहीं तो, न्यूज़पेपर्स नहीं तो, स्टोन कार्विंग्स नहीं तो, हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि बड़े वॉल्यूम्स हैं जिनमें ये वर्क्स प्रिजर्व किए गए. अगला एंग्लो सैक्सन पोएट्स वर कॉल्ड. ये आप लोगों को पहले भी बताया था, दे वर नोन एज स्कोप्स डियर. दैट्स ऑल डियर व्यूअर्स. थैंक यू सो मच. आज के वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एंग्लो नॉर्मन एज को डिस्कस करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे रेनेसेंस एज को. विद द सीक्वेंस वी विल गो. पहले हम सारी एजेस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन एजेस के एमसीक्यूज भी जो है समझना स्टार्ट करेंगे. अब तक के लिए शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.